स्टूडेंट्स, नाउ आज का जो अपना टॉपिक है वो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका क्या है, कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, इफ x इज a continuous random variable then its probability density function is given by 1 upon sigma root 2 pi e raised to the power minus x minus mu का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर for x greater than minus infinite less than infinite mu greater than minus infinite less than infinite and sigma greater than 0। तो ये है डेफिनेशन आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। और कोई भी रैंडम वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, x फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा। म्यू उसका मीन कहलाता है और सिग्मा जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। इट मींस जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दो पैरामीटर पर बेस्ड है, एक है आपका मीन एंड दूसरा हो जाता है सिग्मा। नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक सिमेट्रिक कर्व है। क्या है आपका? सिमेट्रिक कर्व। नाउ सिमेट्रिक कर्व इस तरह से होगा आपका व्हेन मीन मॉड एंड मीडियन ऑल आर इक्वल। तो ये जो मिडिल पॉइंट है दैट इज कॉल्ड x इक्वल टू म्यू, और इस पॉइंट पर आपका मीन मॉड एंड मीडियन तीनों ही इक्वल होगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक सिमेट्रिक कर्व है जो बेल शेप होता है। क्या होता है? बेल शेप। तो ये जो है वो बेल शेप कर्व है और ये जो सेंटर लाइन है वो वहां पे आपका मीन मॉड एंड मीडियन ऑल थ्री आर इक्वल, और सेंटर लाइन से अगर फोल्ड किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड का एरिया राइट हैंड साइड के एरिया पे ओवरलैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा। नाउ मीन को किससे डिनोट करते हैं? अपन म्यू से डिनोट करते हैं। तो x इक्वल टू म्यू, x इक्वल टू म्यू जो है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये एरिया जो कर्व दे रखा है वो क्या है? एक प्रोबेबिलिटी कर्व है और प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? 1। तो इस टोटल कर्व का जो एरिया है वो भी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो टोटल एरिया जो है वो तो आपका हो जाएगा 1 माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, बट x इक्वल टू म्यू उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो माइनस इनफाइनाइट से x इक्वल टू म्यू तक का जो एरिया होता है वो तो आपको हो जाएगा 0.5, और x इक्वल टू म्यू से प्लस इनफाइनाइट तक का जो एरिया हो जाएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा? 0.5। तो x इक्वल टू म्यू जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो उसका कर्व दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। टोटल जो है कर्व आपका एरिया जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और x इक्वल टू म्यू टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी म्यू से माइनस इनफाइनाइट तक का जो कर्व का एरिया होगा वो आपका 0.5 होगा, और म्यू से प्लस इनफाइनाइट तक का एरिया होगा वो भी आपका 0.5 के इक्वल होगा। ना अगर देखा जाए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों पैरामीटर्स पे आपका बेस्ड है। इन दोनों पैरामीटर पे बेस्ड है म्यू और सिग्मा, और हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए म्यू और सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट आएगी। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए म्यू और सिग्मा की जो वैल्यू है वो आपकी डिफरेंट आएगी, बट उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, और वो वेरिएबल जो आपका होगा वो कहलाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट। तो नेक्स्ट अपन यहाँ डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट। ना स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट को हम z से डिनोट करेंगे, and z equals to x minus mu upon sigma, that is called standard normal variant। now इस वैल्यू को जब अपन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में पुट करेंगे तो आपका न्यू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या हो जाएगा? then the probability density function is given by x equals to z से, तो 5z equals to 1 upon root 2 pi e raised to power minus z square by 2 for z greater than minus infinite and less than plus infinite। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इन केस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट। और ये जो डेंसिटी फंक्शन है वो सीधा सा आपका किस पे डिपेंड है? z के ऊपर ही डिपेंड है, चाहे म्यू और सिग्मा की वैल्यू कुछ भी हो। तो ओनली सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड है, वो है आपका z। तो इस तरह से इसको अपन ने क्या कन्वर्ट कर दिया? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट में कन्वर्ट कर दिया, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट को जनरेट कर सकता है। नाउ इसके बाद इसका डेरिवेशन पार्ट आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन होता है वो तो होता है आपका मीन एंड वेरिएंस। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो क्या होता है? 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई
e रेज़ पावर माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। फर्स्ट अपन फाइंड आउट करते हैं मीन। नाउ मीन को हम डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x से। किससे डिनोट करते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ x से। एंड दिस इज इक्वल टू समेशन। अगर डिस्क्रीट होता है तो समेशन लगता है, बट यहाँ क्या है? कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है। तो समेशन की प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट x fx dx। नाउ fx की वैल्यू पुट कर लेते हैं। fx क्या आपका 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई e रेज़ टू पावर माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर dx। नाउ जो डेरिवेशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को 3 स्टेप में कंप्लीट हो गए। स्टेप नंबर फर्स्ट आपको रिप्लेस करना है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को z से। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या पुट z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा देन dx अपॉन सिग्मा जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा dz के। ठीक है, नाउ लिमिट जो z की है वो x पे डिपेंड करेगी। x माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट है, तो z की लिमिट भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ही रहेगी। तो यहां से अपन सिंपलीफाई कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 1 अपॉन रूट 2 पाई आपका बाहर आ जाएगा 1 बाय रूट 2 पाई। x को रिप्लेस कर दो, x आपका हो जाएगा म्यू प्लस सिग्मा z e रेज़ पावर माइनस z स्क्वायर बाय 2 और dx अपॉन सिग्मा आपका हो जाएगा dz से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया 1 अपॉन रूट 2 पाई। द फर्स्ट पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जो म्यू से मल्टीप्लाई आ रहा है, तो म्यू कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा e रेज़ पावर माइनस z स्क्वायर बाय 2 dz। दूसरा पार्ट सिग्मा z के साथ मल्टीप्लाई प्लस सिग्मा कांस्टेंट है बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट z e रेज़ पावर माइनस z स्क्वायर बाय 2 dz। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमने रिप्लेस कर दिया z को x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से, या x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को हमने z से रिप्लेस कर दिया। नाउ स्टेप नंबर सेकंड में ऑड इवन जो प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की वो यूज करनी है। नाउ ऑड के केस में जो माइनस a टू प्लस a इंटीग्रेशन होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट z आपका ऑड फंक्शन है और e रेज़ पावर माइनस z स्क्वायर आपका इवन फंक्शन है। ऑड इनटू इवन आपका क्या हो गया? ऑड का माइनस a से प्लस a के बीच में जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो क्या होता है? 0। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका 0, सेकंड पार्ट तो आपका 0 हो गया। नाउ द फर्स्ट पार्ट क्या बच रहा है? 1 अपॉन रूट 2 पाई म्यू कांस्टेंट है और माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e रेज़ पावर माइनस z स्क्वायर बाय 2 ये जो है e रेज़ पावर माइनस z स्क्वायर बाय 2 ये आपका इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन केस में माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट किस में चेंज हो जाता है? 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ पावर माइनस z स्क्वायर बाय 2। ये आपकी सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई। ठीक है, सेकंड इंटीग्रेशन तो आपका 0 हो गया। अब यहाँ गामा फंक्शन का फॉर्मूला यूज करने के लिए z स्क्वायर बाय 2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं t से। पुट z स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू t। तो z इक्वल्स टू क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ 2t एंड dz इक्वल्स टू आपका हो जाएगा dz इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1 बाय 2 रूट 2t 2 dt। 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ रहा है? 1 बाय रूट 2t dt dz की वैल्यू। ना वैल्यू रिप्लेस कर लो तो यहां आपका बच रहा है 1 अपॉन रूट 2 पाई 2 म्यू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट, लिमिट में कोई चेंजेस नहीं हो जाएगा e रेज़ पावर माइनस t और dz आपका रिप्लेस हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2t dt। नाउ रूट 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपन यहाँ गामा फंक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट हटा कर इरेज कर रहा हूँ। गामा फंक्शन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है गामा n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ पावर माइनस x रेज़ पावर n माइनस 1 dx। ये आपका गामा n का फॉर्मूला होता है। और गामा हाफ की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट पाई। गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है? रूट पाई। तो ये जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं म्यू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ पावर माइनस t
म्यू अपॉन रूट पाई और टी रेस पर माइनस हाफ को हम लिख सकते हैं हाफ माइनस 1 dt। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? गामा हाफ का फॉर्मूला हो गया। तो म्यू अपॉन रूट पाई गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है? रूट पाई। तो गामा हाफ से रूट पाई आपका कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू आएगा। तो म्यू इज द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? म्यू। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। सेकंड हम यहां फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस। तो मीन तो क्या आपका है? म्यू आया है। नाउ सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है वेरिएंस। मीन तो निकल गया, अब वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो वहां पर भी ये 3 स्टेप जो यहां यूज की थी अपन ने, वो 3 स्टेप आपको यूज करनी है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर। x बार आपका डिनोट करता है मीन को, x बार किसको डिनोट करता है? मीन को। तो ये आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। नाउ यहां अपन एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन यूज कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट x माइनस म्यू का होल स्क्वायर into fx dx। ना fx क्या है? आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वैल्यूज पुट करो, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, और fx की वैल्यू होगी आपकी 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई e रेज़ पावर माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर dx। Now step number first, सबसे पहले हमें रिप्लेस करना है पुट z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो dz इक्वल्स टू आपका हो जाएगा dx अपॉन सिग्मा। dz इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dx अपॉन सिग्मा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम रहेगी। तो 1 माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, लिमिट में कोई चेंजेस नहीं है। 1 अपॉन रूट 2 पाई बाहर आ जाएगा, x माइनस म्यू आपका रिप्लेस हो जाएगा सिग्मा z से, तो सिग्मा z स्क्वायर e रेज़ पावर माइनस z स्क्वायर बाय 2, और dx अपॉन सिग्मा की वैल्यू dz। नाउ यहां अपन ऑड इवन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। z स्क्वायर आपका इवन फंक्शन है, और e रेज़ पावर माइनस z स्क्वायर भी आपका क्या है? इवन फंक्शन है। तो ऑड इवन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो माइनस a टू a का जो इंटीग्रेशन होता है इवन फंक्शन के केस में आपका रिप्लेस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इनफाइनाइट। तो इस इंटीग्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट वो बाहर आ गया, और जो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट आपका इंटीग्रेशन था वो रिप्लेस हो गया 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इनफाइनाइट z स्क्वायर e रेज़ पावर माइनस z स्क्वायर बाय 2। ना अब गामा फंक्शन का फॉर्मूला यूज करने के लिए z स्क्वायर बाय 2 को रिप्लेस करना पड़ेगा t से। z स्क्वायर बाय 2 को रिप्लेस कर दिया आपने t से, तो z इक्वल्स टू आपका हो गया रूट 2t, और dz इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2t 2 dt। 2 से 2 कैंसिल, तो dz की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 2t dt। नाउ वैल्यूज पुट करो, 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन रूट 2 पाई, लिमिट में कोई चेंजेस नहीं है, सेम रहेगी 0 टू इनफाइनाइट। z की वैल्यू z स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू t है, तो z स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 2t। तो z स्क्वायर की वैल्यू होगी आपकी 2t, z स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर दी मैंने, e रेज़ पावर माइनस t n dz की वैल्यू होगी dt अपॉन रूट 2t। रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई करके 2 बच जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ना अब गामा फंक्शन का फॉर्मूला यूज करना है हमें। तो गामा फंक्शन का फॉर्मूला यूज करने के लिए वी कैन रीअरेंज द टर्म्स। ये आपका हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन रूट पाई, 2 कांस्टेंट वो भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ पावर माइनस t, और ये हो गया t रेज़ पावर हाफ।
क्या हो गया, t रेज़ टू पावर हाफ dt। ना गामा फंक्शन का फॉर्मूला यूज करने के लिए इसको n-1 फॉर्म में अरेंज करना है, तो वी कैन राइट दिस 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ पावर माइनस t रेज़ पावर 3/2 माइनस 1 dt। ठीक है, t रेज़ पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं, t रेज़ पावर 3/2 माइनस 1 dt। तो ये हो गया आपका गामा 3/2 की वैल्यू, किसकी हो गई, गामा 3/2 की वैल्यू। वी कैन राइट दिस 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन रूट पाई गामा 3/2। नाउ गामा 3/2 को ओपन करो, गामा 3/2 को हम ओपन करेंगे हाफ गामा हाफ से, गामा 3/2 को ओपन करो एंड वी कैन राइट दिस हाफ गामा हाफ। तो 2 सिग्मा स्क्वायर रूट पाई हाफ गामा हाफ। ना हाफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई। तो गामा हाफ से रूट पाई आपका कैंसिल, तो सिग्मा स्क्वायर। तो वेरिएंस क्या आ गया यहाँ पे, सिग्मा स्क्वायर। और वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो ये तो हो गया डेरिवेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इसके बाद अपन इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, there are the distribution of weekly wages for 500 workers in a factory is approximately normal with mean and standard deviation of ₹75 and ₹15 respectively. Find the number of workers who receive weekly wages more than ₹90 and less than ₹45. तो सबसे पहले यहाँ अपन रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। तो रैंडम वेरिएबल किस पे डिफाइन होगा, वीकली वेजेस। तो x नॉट वीकली वेजेस ऑफ द वर्कर, x नॉट वीकली वेजेस of the workers. Now total frequency कितनी दे रखी, 500। मीन जो दे रखा है वो आपको दे रखा है ₹75 और सिग्मा जो दे रखा है वो आपका ₹15। Now we have to find the number of worker who get more than ₹90, जिनको वीकली वेजेस जो है more than ₹90 मिलता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, बट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी। और उस प्रोबेबिलिटी को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो सबसे फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ वर्कर हु गेट मोर देन ₹90, मोर देन ₹90। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 90 लिखेंगे अपन। ना जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट से ही उसकी जो भी कैलकुलेशन होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से ही कैलकुलेट करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट के अंदर। और वो आपका होता है z x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो आपका ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन 90 माइनस 75 अपॉन 15। ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 90 माइनस 75, 15/15 1। तो हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1 कैलकुलेट करना है। और उसको अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से डिनोट करें तो इस तरह से आपका कर्व बनेगा। अब दिस इज द सेंटर लाइन z = 0 जो आपकी x = 0 होती है। और सेंटर लाइन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। जो लेफ्ट से एरिया है वो आपका 0.5 और जो राइट एरिया है वो भी आपका क्या हो जाएगा 0.5। तो माइनस इनफाइनाइट से z = 0 का एरिया आपका 0.5 हो गया और z = 0 से प्लस इनफाइनाइट का एरिया भी आपका क्या हो गया 0.5। नाउ z = 1 का होगा राइट हैंड साइड में, तो ये आपका z = 1। ना आपको ये एरिया फाइंड आउट करना z ग्रेटर देन 1, ये जो सेटेड एरिया है वो आपको कैलकुलेट करना है। बट हमें जो टेबल दे रखी है उस टेबल के अंदर जो कैलकुलेशन है वो 0 to 1 के बीच में दे रखी है, 0 to z के बीच में कैलकुलेशन दे रखी है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1 को लिख सकते हैं 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 1 और ये जो वैल्यू है हम टेबल से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब टेबल में चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 1। ना हमें चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 1, तो 1 को हम वर्टिकली चेक करेंगे और 0.00 को हॉरिजॉन्टली, उन दोनों की जो कॉमन वैल्यू होगी वही अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ z = 0 to 1 है। ठीक है, यहाँ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दे रखा है देखो डिफाइन कर रखा है बिटवीन 0 to t, यानी 0 से लेके z तक का ही ये वैल्यू कैलकुलेट करता है। तो वर्टिकली हमें देखना है 1.0, ये रहा 1.0 और हॉरिजॉन्टली 0.00 जो फर्स्ट कॉलम है। तो आपका आंसर आ रहा है 0.3413। तो ये वैल्यू हम
न्यूमेरिकल के अंदर पुट कर देंगे। 0.3413 किसकी वैल्यू है आपकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ Z 0 to 1। तो वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 1, वो आप क्या है? 0.3413। ना 0.5 में से 0.3413 माइनस करोगे तो आपका आएगा 0.1587। तो ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than 90 की। आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। नंबर ऑफ वर्कर टू गेट मोर देन ₹90 is given by ना टोटल फ्रीक्वेंसी को आपको मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से। टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी थी 500, उसको करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1587, तो वो आपका आ रहा है 79.35। तो अप्रोक्सीमेटली 79 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 90 रुपीज से ज्यादा मिलता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 79 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको हमें 90 रुपीज से ज्यादा मिलता है। नाउ सेकंड पे आ जाते हैं लेस देन ₹45। सेकंड पार्ट लेस देन ₹45, less than ₹45। Now probability of x less than 45 आपका हो जाएगा, इसको भी नॉर्मल वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, जो होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज ग्रेटर देन 45 माइनस म्यू, मीन कितना है 75 अपॉन 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन लेस देन का साइन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 45 माइनस 75 कितना हो गया? -30/15 माइनस का 2। तो वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2। अगर उसको डायग्राम से देखा जाए तो इस तरह से का डायग्राम बनेगा, z 0 टू, ये आपका z 0 हो गया, माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट। नाउ z लेस देन -2 कहां होगा? -2 लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये आपकी लाइन -2 की, और लेस देन -2 मतलब ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है। बस जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल दे रखी होगी वो क्या है? ओनली पॉजिटिव वैल्यूज पर ही डिफाइन है। तो यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होता है? सिमेट्रिक कर्व होता है। तो जो एरिया उसके लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करेगा, सेम एरिया उसके राइट हैंड साइड में भी एग्जिस्ट करेगा। तो जो एरिया -∞ टू -2 तक ये एरिया है, सेम एरिया आपका 2 से लेके इनफाइनाइट तक के लिए भी वैलिड रहेगा। तो ये जो एरिया है वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का आपका दोनों सेम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2 को हम देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2। ना अभी भी जो टेबल में एरिया दे रखा है वो कहां से कहां तक दे रखा है? 0 से लेके 2 तक दे रखा है, और राइट हैंड साइड 0 टू इनफाइनाइट का एरिया कितना था? 0.5। उस 0.5 में से अगर मैं ये एरिया माइनस कर दूं 0 to 2 तो रिमेनिंग यही एरिया बचेगा। तो अपन इससे देख सकते हैं 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 2। नाउ ये जो है वैल्यू है वो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल से कैलकुलेट करनी है। तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल पे आ जाते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 2 चेक करनी थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 2 आपको ये 2 की 0 पे वैल्यू चेक करनी है, वो है आपका 0.4772। ठीक है, वर्टिकली आपको क्या देखना है? 2.0 और हॉरिजॉन्टली 0.00। उन दोनों की जो कॉमन वैल्यू है वो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 2 की वैल्यू होगी। तो 0.4772 क्या आ रही वैल्यू? 0.4772। ना वैल्यू पुट कर दो 0.4772। तो 0.5 माइनस 0.4772। तो 0.5 में से अगर 0.4772 अपन माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.0228। 0.0228 ये तो होगी प्रोबेबिलिटी, और नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ वर्कर टोटल फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रीक्वेंसी आपकी 500 इंटू 0.0228। 500 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.0228 तो वो अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 11.4। क्या आएगा? 11.4। यानी अप्रोक्सीमेटली 11 वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें
45 रुपीज से कम वीकली वैल्यूज मिलता है। तो ये था आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट और उस पे बेस अपने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। ठीक है, रिमेनिंग न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।